ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर रूल्स क्या है? कंस्ट्रक्टर रूल्स जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो कुछ रूल्स हैं वो हमको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज अ क्लास नेम। ठीक है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, उसको डिफरेंट, अगर डिफरेंट होगा तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा, वो मेथड फिर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, पहला तो रूल ये है। दूसरा क्या है? देयर कैन नॉट बी एनी रिटर्न टाइप इन कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन। जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं उसमें रिटर्न टाइप कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर देखा होगा चाइल्ड क्लास वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, इसमें जितने भी है, यहाँ पे जितने भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं दिया, मतलब वॉइड, इंट, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ नहीं। पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नाम, और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम। ठीक है, तो रिटर्न टाइप नहीं होता इसमें, कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप हम नहीं दे सकते। अगर रिटर्न टाइप देते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ पे कुछ दे दिया, मान लो मैंने इसको वॉइड दे दिया, तो यहाँ पर मुझे वार्निंग मिलने लगेगी। क्या वार्निंग मिलेगी? ये अब ये जो है ना, अब ये जो है वो एज अ मेथड नाम, अब ये जो है ना कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा अब? हाँ, अब ये मेथड हो जाएगा। ठीक है, भले ही क्लास का नाम, हाँ मेथड में ही रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर में नहीं होता है। भले ही इसका नाम और क्लास का नाम सेम है, तो ये ऐसा समझ लिया जाएगा कि मेथड है बट क्लास के नाम के जैसा है, बट ये कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। तो नाम सेम होने से कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाता। दूसरा रूल ये भी है कि उसमें रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? देयर कैन नॉट बी एनी रिटर्न स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। जैसे मेथड लिखते हैं हम, कभी कभी मेथड आपने हमने लिखे हैं, जैसे 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम लिखा हमने, इंट सॉरी पब्लिक पब्लिक इंट लिखा, जैसे हम यहाँ से रिटर्न कराना चाह रहे हैं इंट। ठीक है, ऐड, और यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर दिए, इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब यहाँ से हम जब रिटर्न कराना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यहाँ से ही कुछ रिटर्न नहीं करता। जब जब कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते, तो जब यहाँ पे नहीं लिखते तो इसके अंदर भी नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये मेथड है, मेथड के अंदर तो हम लिख सकते हैं बट कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लिख सकते। ना तो कंस्ट्रक्टर के यहाँ पर लिख सकते डेफिनेशन में, ना ही कंस्ट्रक्टर के अंदर जो बॉडी है उसमें लिख सकते रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, चौथा क्या है? कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बाय डिफरेंट आर्गुमेंट। ये ओवरलोडेड क्या होता है, ये आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर सिंपल मीनिंग ये है कि हम कई सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं एक ही नाम से। जैसे देखो, एक ही इसका नाम और इसका नाम, दोनों का नाम सेम है, बट ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो जब नाम सेम होते हैं, जब नाम सेम है और पैरामीटर डिफरेंट हैं, तो इसको बोलेंगे हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब नाम से कई सारे कंस्ट्रक्टर हैं। जैसे किसी कोई कोई व्यक्ति है, आपके पास बहुत सारा काम है, आपको ऑफिस का भी देखना है, आपको घर का भी देखना है। ठीक है, और आपको आपकी फैमिली भी है, आपको बच्चों को भी देखना है, तो आपका क्या कहते हैं, बहुत ओवरलोडेड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा काम है। तो ऐसे ही एक कंस्ट्रक्टर है, वो कई तरीके से डिफाइन है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन है, उसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन है, 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन है, तो नाम तो सबका सेम है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। कई सारे कंस्ट्रक्टर हैं, उनके नाम सेम है बट काम डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, या फिर आर्गूमेंट डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं वो, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोल। हम्म, वैसे ओवरलोडेड नहीं है, लेकिन जैसे अगर अकेला है कंस्ट्रक्टर, जैसे अकेला कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, तो ये ओवरलोडेड नहीं है, एक कंस्ट्रक्टर नहीं है। जैसे आपका एक ही काम है पढ़ने का, तो आप ये थोड़ी ना कहो मेरे पास मैं बहुत ओवरलोडेड हूँ, आपके बहुत सारे काम हैं। ऐसे ही एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन किए हैं, तो हम कहते हैं कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। मतलब एक एक ही कंस्ट्रक्टर कई तरीके से हमने डिफाइन किया है,
वो उसके पास कई सारे काम है। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसका काम है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसका काम है मैं जो भी वैल्यू आ रही है उनको इनिशियलाइज़ करना, उनसे इनिशियलाइज़ करना वेरिएबल को। ठीक है, और ये आगे कंसेप्ट है, थोड़ा आगे और पढ़ेंगे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। अभी बस इतना समझ लो कि एक क्लास में हम कई सारे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, बट उनके पैरामीटर डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं है, ये सेम टू सेम दूसरा नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, अगर ये डिफाइन करेंगे तो एरर आएगी, बट इसमें हम कुछ आर्गूमेंट डिफरेंट कर दें। जैसे यहाँ पे एक आर्गूमेंट है, यहाँ पे दो आर्गूमेंट दे दें, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। नाम सेम है बट आर्गूमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है। हम एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जैसे हमने ये बनाया, इसमें हम नेम तो है ही, इंट एज और डाल दें। ठीक है, तो ये सारे तीनों कैसे हो गए ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक, ठीक है। पांचवा रूल क्या है, इफ यू वांट टू यूज सुपर और दिस विद इन द कंस्ट्रक्टर दे मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। मतलब जैसे हमने दिस और सुपर का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे सुपर का यूज़ किया है और दिस का भी यूज़ हम कर, जैसे हमने दिस का भी यूज़ देखा था। तो जो भी हम ये जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, अगर हम अभी दिस का भी यूज़ करके देखेंगे, जैसे सुपर है, ये हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम लिखते हैं तो पहली लाइन में होना चाहिए। मतलब अगर हम इसके ऊपर एक और लाइन डाल दें, जैसे अभी अगर हम इसको रन करें तो आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये जो लाइन है सुपर, वो हमेशा जैसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं तो पहली लाइन होनी चाहिए। अगर हम इसके ऊपर एक और लाइन डाल दें, ठीक है, कुछ भी मैसेज डाल दो फर्स्ट लाइन, तो ये एरर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल है ये कि अगर आप सुपर और दिस यूज़ करते हो तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली ही लाइन में यूज़ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई लाइन यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दिस का यूज़ करोगे, जैसे इसके अंदर जैसे सुपर है, आप सोचो इस सुपर के पहले मैं दिस कॉल करा लेता हूँ, मतलब इसी क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये सुपर वाला एरर देगा आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये बोलता है रूल कि अगर आप दिस और सुपर यूज़ कर रहे हो किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने के लिए, तो आपको पहले ही लाइन पे यूज़ करना है। जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आओगे तो पहली ही लाइन पे दिस या सुपर यूज़ करो। अगर हमने दिस पहली लाइन पे कर लिया तो इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन ये दूसरी लाइन पे हो गया इस इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसलिए वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? देखो अगर हम दिस या सुपर का यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे ये सुपर का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी सुपर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो सुपर है, सुपर का यूज़ हम कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली ही लाइन पे होना चाहिए। ऐसे कंस्ट्रक्टर के अंदर आए तो पहली लाइन क्या है, ये वाली, तो इसमें एरर नहीं देगा, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बट दूसरी लाइन पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सा मीनिंग है, सुपर के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए या दिस के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट जो होना चाहिए या तो दिस होना चाहिए या सुपर होना चाहिए, अगर हम दिस या सुपर का यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, आई बात समझ में? अब कभी कभी जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस और दिस एंड सुपर, ठीक है, एक तो ये पैरेंथेसिस वाला पैरेंथेसिस के साथ है दिस और एक नॉर्मल दिस है, ऐसी सुपर है और सुपर पैरेंथेसिस के साथ है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो पहले इनका देखते हैं क्या है। देखो दिस का क्या बताया था मैंने कि दिस का जो है वो होता है आ, आपका लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस करने के लिए, और करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस जो है ये वाला दिस वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और सुपर जो है वो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, सिंपल। इस दिस का क्या मीनिंग है? इसका काम होता है
यूज्ड टू कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज़ होता है, देखा था हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्लास है, अगर हम इसको हटा दें, पेरेंट क्लास का अगर हम हटा दें, पेरेंट क्लास को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, एक चाइल्ड क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अगर हमको पैरामीटराइज के कंस्ट्रक्टर के अंदर से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो ये है इसको कॉल करेगा। ठीक है, तो यूज टू कॉल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। सुपर का काम क्या होता है, यूज टू कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ अ ब्लॉक। जो ब्लॉक है, जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, जो अभी अभी मैंने रूल बताया था, लास्ट रूल मस्ट, और ये भी मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ अ ब्लॉक। ठीक है, जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, चाहे कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ करें, चाहे हम इसको ब्लॉक के अंदर यूज़ करें, ये हमेशा फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, दिस और सुपर दोनों। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें, क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा, दिस और दिस में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल दिस में दिस रिप्रेजेंट द करंट क्लास ऑब्जेक्ट और सुपर रिप्रेजेंट द पेरेंट या सुपर क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं यूज टू पॉइंट द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। जो करंट क्लास है उसके इंस्टेंस वेरिएबल को बताने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और यूज टू पॉइंट द सुपर क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, सुपर क्लास में जो वेरिएबल डिफाइन किए उनको बताने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बताने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। मेथड हमने देखा था और कंस्ट्रक्टर दोनों लगभग लगभग सेम ही दिखेंगे आपको। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेथड में मैं फिर ऐसे डिफाइन करते हैं, बस उसमें यहाँ पर रिटर्न टाइप देते हैं। ठीक है, बाकी पैरेंथेसिस, मेथड का नाम, करली ब्रैकेट, उसके अंदर बॉडी। तो डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस देखते हैं। पहला क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, यूज्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ अ क्लास। क्लास के जो वेरिएबल हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। मेथड का काम क्या है, यूज टू परफॉर्म द टास्क ऑफ अ क्लास। ठीक है, जैसे ऐड मेथड है, ऐड मेथड का काम क्या है, दो दो वैल्यूज को जोड़ना। ठीक है, तो जो भी मेथड हम डिफाइन करते हैं उनका कुछ ना कुछ काम होता है, बट कंस्ट्रक्टर का काम कुछ नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का काम होता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो भी हमने वेरिएबल की वैल्यू दी है वो इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है या नहीं दे सकते। ठीक है, मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। मेथड में हमेशा रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो एरर आएगी। ठीक है, ठीक है, वी नीड नॉट टू कॉल द कंस्ट्रक्टर, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्टर को हमने कहीं से कॉल किया है नहीं। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया है, कुछ वैल्यू दी है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमको कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए कोई हमें कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना पड़ता, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वी कॉल द मेथड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, और मेथड को कॉल करना पड़ता है किससे, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कैसे करते हैं, कोई मेथड आपने डिफाइन किया, कैसे करोगे उसको कॉल, कैसे करोगे।
इसको कैसे कॉल करूँगा M1 मेथड को? हाँ, और और भी कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट एम वन, तो ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं नॉर्मल। अगर नहीं है तो हम अगर स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो आगे की बात है, सिंपल सी बात है। मेथड को कॉल कर मेथड को कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेथड अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेथड को एग्जीक्यूट करना है तुमको कॉल करना पड़ेगा उसको, ठीक है, ओके। चौथा है, अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इफ वी डू नॉट डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन अवर क्लास। ये बताया था, अगर हम अपनी क्लास में कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे ये वाला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऊपर, अगर हम अपनी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करें, तो कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है, ठीक है। बट नो डिफॉल्ट मेथड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर कोई भी डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइड नहीं करा था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट ऑलवेज बी द सेम एज अ क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के ही सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज क्लास नेम, मेथड का नाम क्लास के नाम का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। बस कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम का ही होना चाहिए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये पॉइंट आया समझ में?